नमस्कार दोस्तों, जैसा आप सभी जान रहे हैं कि बिहार असेंबली का चुनाव आने वाला है और 6 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को बिहार में चुनाव होंगे। चुनाव को लेके गहमागहमी बहुत है, लेकिन जो पेच फंसा हुआ है कि अभी पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपनी पूरी सीट का डिक्लेरेशन नहीं किया है। अब उसमें कई खबरें आ रही हैं महागठबंधन की तरफ से, कांग्रेस और आरजेडी में वहाँ भी पेच फंसा हुआ है, और इधर जो है जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन में भी, एनडीए का जो गठबंधन कहलाता है, उसमें भी कुछ लग रहा है ऐसा कि इसमें भी कुछ कमियां हैं। हालांकि आज बीजेपी ने 71 सीट का ऐलान कर दिया। हालांकि दूसरी तरफ उसके कुछ नेता कह रहे हैं कि अभी फाइनल समझौता नहीं हुआ है कौन किस सीट पे लड़ेगा, लेकिन आज तो बीजेपी ने 71 सीट का ऐलान कर दिया कि उसके कैंडिडेट कौन होंगे और कहाँ से लड़ेंगे। तो ये बड़ा अजीब सा मामला है। अभी जेडीयू ने डिक्लेरेशन किया नहीं है, उसके अंदर भी असहमति और थोड़ा सा असंतोष दिख रहा है, क्योंकि ये जो जायज़ बात है, बीजेपी का लगता है एक गेम प्लान है कि चिराग पासवान को आगे बढ़ाओ और उसका यूज़ करो। और चिराग पासवान को, हालांकि चिराग पासवान का इतना अस्तित्व है नहीं बिहार में, 29 सीट उन्हें दी गई है, और 29 सीट में ऐसा कहा जा रहा है, ऑफिशियल नहीं है लेकिन कहा जा रहा है कि 9 सीट ऐसी है जो जेडीयू की रही, और उस मतलब 9 सीट में जो जेडीयू की रही उसमें से एक राजगीर शामिल है जो नालंदा में है। नालंदा जो है नीतीश कुमार का गृह राज्य है, और मतलब वहाँ पे मतलब चिराग पासवान को सीट देना ये तो बिल्कुल आश्चर्य करने वाली बात है। मतलब राजगीर और नालंदा तो जो इतना संवारा है, इतना बेहतरीन, मतलब नीतीश कुमार ने उसको बनाया है, और कोई दूसरा आके वहाँ पे मतलब उसका फ़ायदा उठाए। राजगीर को किस तरीके से वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस डेवलप किया है नीतीश कुमार ने। नालंदा में उन्होंने यूनिवर्सिटी खोली है जो राजगीर के ही पास है, और बहुत सारी सुविधा है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है राजगीर में जो खुला है, सारा मतलब जो है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो लगभग कंप्लीट हो गया है, लगभग 80% कंप्लीट है, उसका इनोग्रेशन भी हो गया। तो वो जो जिसको नर्चर किया, जिसको बनाया नीतीश कुमार ने, और वो जो है चिराग पासवान को सीट दे दी गई राजगीर की। बड़ा आश्चर्य और बड़ा मतलब जो है अजीब सी बात है। अगर किसी तरीके से भी नीतीश ये मानते हैं तो ये मतलब उनकी छवि को भी नुकसान पहुंचेगा कि आपके किले के अंदर दूसरा घुस रहा है, दूसरा भेद उसमें जो है उसमें सेंग लगा रहा है। आपने नर्चर किया है नालंदा को, नालंदा से कभी नीतीश कुमार हारे नहीं, ये रिकॉर्ड रहा है। एज एमपी भी उन्होंने जो पहले जॉर्ज फर्नांडिस को दी तो 2 बार जॉर्ज फर्नांडिस भी जीते। तो ऐसी जगह पे आप मतलब जो है ऐसे लोगों को आप एंट्री करने दे रहे हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं, कोई रोल नहीं है। बिहार के अभी क्या रोल है चिराग पासवान का? उनके एमपी है तो केंद्र में मतलब जो है वो शासन में है, लेकिन बिहार में तो कोई उनकी भूमिका है नहीं, और उनको 29 में सीट दी गई है। इसमें नीतीश कुमार को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए कि जो है आपकी जो अपनी सीट 9 सीट है वो किस तरीके से जेडीयू को दी गई। हालांकि और भी दूसरे जो है जीतनराम मांझी वगैरह भी जो है इसका विरोध कर रहे हैं कि उनकी भी 2 सीटें चिराग पासवान को दे दी गई। चिराग पासवान को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है ये कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। ये सारी बीजेपी की स्ट्रेटेजी का हिस्सा लगता है कि चुनाव के बाद अगर रामविलास पासवान की पार्टी यानी चिराग पासवान जो है कुछ अच्छा कर लेते हैं तो नीतीश कुमार को किनारे करो और बीजेपी चिराग पासवान के साथ मिलकर वहाँ सरकार बना ले। इस स्थिति में अगर ऐसी बात बन जाती है, शायद बीजेपी अच्छा कर ले, और जो है जैसे 101 सीटों पे लड़ने की घोषणा की है, उसमें 75-80 सीट ले आए। इधर चिराग पासवान 20 सीट ले आए, 100 हो गए। फिर उधर मांझी और जो है कुशवाहा वगैरह मिला जुला के, इंडिपेंडेंट मिला जुला के 123 पहुँचा देंगे। उसके बाद नीतीश को किनारे कर देंगे। तो ये नीतीश कुमार की पार्टी को उनके जो दो दूत गए थे, संजय झा और ललन सिंह। संजय झा तो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है और ना कोई उनकी पकड़ है बिहार के पॉलिटिक्स पे। इन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा नीतीश कुमार ने उनको तवज्जो दे दी है, और जिसकी वजह से जो है वो लोग मतलब वहाँ पे गए, और लगता है कि प्रेशर में आके वो ये मान गए।
पहले तो ये हो रहा था कि जो है नीतीश कुमार 103 पे लड़ेंगे और बीजेपी 101 पे लड़ेगी। ये होता रहा पीछे, ये सीनियर पार्टनर रही है राज्य में बीजेपी, मतलब असेंबली के चुनाव में सीनियर पार्टनर रही, और लोकसभा के चुनाव में उसमें रहा कि कभी 50-50, कभी जो है 40-60, इस तरीके के रेशियो में वहाँ पे नीतीश कुमार ने कोई अपोज किया नहीं, जो कि कोई उसमें बुराई नहीं। लेकिन जो नीतीश का मतलब जो है मतलब स्टेट में जो भूमिका है उसको भी कमज़ोर किया जाए, ये तो बहुत अच्छी अजीब सी बात लगती है। लेकिन देखिए आने वाले वक्त में क्या होता है। अभी तो स्थिति बहुत क्लियर हुई नहीं है, अभी भी मंथन चल रहा है, बातचीत चल रहा है, अलग अलग नेता अलग अलग मतलब भाषण दे रहे हैं। उधर कांग्रेस जेडीयू या आरजेडी की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं लग रही है, उसमें भी खींचतान चल रही है। और वीआईपी के मुकेश सहनी, उन्होंने भी कुछ ज़्यादा मतलब जो है डिमांड कर रखी है। तो बड़ा मतलब आजकल छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी जो ज़ात की बिना पे जो है, ये सब लोगों का दोष है। इसमें पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा लोगों का दोष है कि जो है ये लोग अपने मौके, चाहे वो चिराग पासवान हो, जो चाहे जीतन मांझी हो, चाहे कुशवाहा हो, ये लोगों ने जो है जाति के नाम पे पार्टी बनाई हुई। और लोग ऐसे हैं कि ये लोग उनकी जात का फ़ायदा नहीं कर रहे, अपना फ़ायदा कर रहे। चिराग पासवान को देखिए, खुद एमपी हैं तो उनके बहनोई एमपी हैं तो उनके फलाने रिश्तेदार एमपी, यही पासवान रामविलास पासवान भी करते रहे, वही चिराग पासवान करते। वही जीतन मांझी का हाल है कि उनकी समधिन भी एमएलए है तो उनका बेटा भी एमएलए है, उनकी बहू भी एमएलए है। तो वो अपनी ज़ात के लिए क्या कर रहे हैं। लेकिन ये सारा जो कसूर है लोगों का है कि ये भेड़ की तरह जिधर ये जाते उधर लोग भी चले जाते। ये बड़ी ताज्जुब की बात है। ये सब दिख रहा है कि मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे, अपने घर का फ़ायदा कर रहे, अपने ख़ानदान का फ़ायदा कर रहे, मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे। लेकिन ये अंधभक्ति ऐसी है जाति की कि जात के नाम पे सब लोग भेड़ की तरह उसके पीछे जा रहे, चाहे जीतन मांझी की पार्टी के लोग हों, चाहे चिराग पासवान की पार्टी के लोग हों, चाहे कुछ। हालांकि ये लोगों का कोई भी पॉलिटिकल स्टैंड नहीं, जहाँ उन्हें फ़ायदा मिलता उधर चले जाते, और लोग भी वैसे ही, लोग भी उधर ही चले जाते कि हाय मतलब जो है हमारे पार्टी का नेता चला गया तो हम भी चुप। ये तो भेड़ तंत्र है, मतलब भेड़ की तरह जैसे एक तरफ चल दिए तो चल दिए। आप खुद अपने विवेक से देखिए आपकी पार्टी का कौन सा लोग सही है, कौन अच्छा काम कर रहा है, जाति का हो या ना हो, आपके इलाके में कोई अच्छा आदमी खड़ा हुआ उसको वोट दीजिए। आपने ये देखना है कि आपका एरिया का डेवलपमेंट कौन करता है, आप कैसा उम्मीदवार है, ना कि ये देखना है कि आपकी जाति का है कि नहीं। तो वो तो जाति के नाम को तो वो भी कैंडिडेट भी मुतमईन रहता है कि जो है हम करें या ना करें, हम डेवलपमेंट का काम या ना करें या ना करें, वो मेरे को वोट मिलेगा। तो ये बड़ी जो है मतलब आश्चर्य की बात है, जिसे आवाम को, हालांकि प्रशांत किशोर ने काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि जात पात से अलग होकर जो है बिहार में एक ऐसी पॉलिटिक्स की जाए जो किसी भी पार्टी का उम्मीदवार कहीं से भी खड़ा हो और वो जीते, जात के नाम पे नहीं, अपनी योग्यता के नाम पे, अपनी योग्यता के नाम पे, अपनी ईमानदारी के नाम पे। ये नहीं कि उस पर दुनिया भर के भ्रष्टाचार के केस लगे हुए। और एक देख लीजिए मोकामा में, मतलब जो है क्या, मतलब अब कहते हैं कि बिहार कैसे बदलेगा भाई, एक दबंग आदमी को आपने टिकट दिया हुआ, क्या उसका इतिहास क्या सारी दुनिया जानती है। लेकिन लोग जो है उसके पीछे, जात के नाम पे पीछे, और फिर कहते हैं कि जो है बिहार में तरक्की नहीं जी, कहाँ से तरक्की होगी। ऐसे लोग आप चुनेंगे, ऐसे लोग खड़े होंगे तो कहाँ से बिहार आगे बढ़ेगा। आप जाति के बंधन से निकलते नहीं, आप ये देखते नहीं कि हमारा कैंडिडेट कैसा है, उसकी योग्यता कितनी है, वो कितना पढ़ा लिखा है, कितना ईमानदार है, ऐसी उसकी छवि है। बस ये हमारी जाति का है, चाहे कितना बड़ा क्रिमिनल हो, चाहे वो कितना बड़ा भ्रष्टाचारी हो, उसको आप वोट देते हैं। ये बिहार की जनता को ये सोचना चाहिए। और इन बंधनों से, इन जंजीरों से दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जो है बदली हैं, लेकिन ये मतलब जो है जाति का बंधन जो है अभी भी नहीं टूट सका। तो ये आजकल के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, कहते हैं जेन जेड का ज़माना है, तो नई जनरेशन है, उसको ये सोचना चाहिए कि पुराने लोग मान लिया इन चीज़ों का पालन करते हैं तो चलो वो पुराने ख्याल के हैं,
लेकिन नई जनरेशन जो है, नए वोटर्स जो हैं, जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, दुनिया को देखा हुआ, वो भी इन बंधनों में बंधे हुए। उनको इनसे बल्कि इनको इसके खिलाफ बगावत करनी चाहिए। अगर घर में भी कोई इसका पालन कर रहा है तो उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए कि नहीं, जो अच्छा कैंडिडेट हम उसको चुनेंगे जी, चाहे किसी पार्टी का हो, XYZ किसी भी पार्टी का हो, अच्छा कैंडिडेट हो, पढ़ा लिखा कैंडिडेट हो, काबिल कैंडिडेट हो, उसको चुनिए। ये नहीं कि एक मतलब जो भ्रष्ट जो है आपकी जाति का खड़ा हो गया तो उसको चुन रहे। तो ये नौजवानों को ख़ास के जो है, नई नस्ल है जो पढ़ी लिखी है, समझदार है, आज मतलब जो है व्हाट्सएप का ज़माना है, आप दुनिया देख रहे हैं, कम्युनिकेशन इतना सरल हो गया है कि आपको सारी दुनिया, सारा अपना देश जो है 1 मिनट में आप तमाम चीज़ें आप देख लेते हैं। तो आपको भी समझ में होगा कि दुनिया कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और कितनी दुनिया में तब्दीली आई है और दुनिया में किस तरीके से लोग अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो हम भी अगर ऐसा बनना चाहते हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम जाति पाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, इन जंजीरों को तोड़ें और एक अच्छे साफ़ सुथरे छवि वाले कैंडिडेट को चुनें। तो आने वाले 6 नवंबर को जो चुनाव होगा और 11 नवंबर को चुनाव होगा, तो उसमें ख़ासकर नौजवानों से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने मत का इस्तेमाल जो है विवेकपूर्ण तरीके से करेंगे और साफ छवि वाले को लोग चुनेंगे ताकि प्रशासन भी साफ सुथरा हो। आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट आपसे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।